हेलो फ्रेंड्स, उषा दीप एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एकेडमी की स्थापना 2009 में इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। वो चाहे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हों या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, जहाँ भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। बीमा क्षेत्र में होने वाले अधिकांश एग्ज़ाम्स के लिए गाइड बुक, क्लासरूम कोचिंग, वीडियो लेक्चर तथा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड कराती है। मिस्टर AP श्रीवास्तव, जिन्होंने एकेडमी की स्थापना की और बराबर इंश्योरेंस एजुकेशन के प्रसार के लिए अपना नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं। दिस इज़ माई सेल्फ RK श्रीवास्तव, और मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएं। वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ बातें आप लोगों को समझनी आवश्यक है। पहला ये कि वीडियो लेक्चर आप सुनते समय कोशिश करें कि PDF से जो भी कंसेप्ट है उसको समझें। PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसीलिए दिया गया है। साथ ही साथ आप पढ़ते चलें। अगर आपको साथ पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और जो वीडियो में कहा जा रहा है उससे PDF से पढ़ के और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। याद करेंगे तो भूल जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप लोग चूँकि सर्वेयर फील्ड से हैं तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं और बाद में आप फ़ोन करके समय लेके और उसकी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। द टर्म रिस्क हैज सेवरल मीनिंग्स। रिस्क कहते हैं उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इट मीन्स एक्सपोजर टू इवेंट्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कहते हैं कि ये जो है किसी घटना के घटित होने से है इसका संबंध, कि कोई ऐसी घटना जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रिस्क, आप अगर इसको एक नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो जैसे एक्सीडेंट से संबंधित है कि कहीं पे कोई बाइक से या कार से या किसी फैक्ट्री में आग लगने से, तो उसका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हैं अच्छे खासे कार से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी भी ठीक थी, उसकी ड्राइविंग भी सही थी, सब कुछ था, लेकिन पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिस्क जो है जिधर इशारा करता है तो उन घटनाओं के घटित होने से जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स एक्सपोजर टू डेंजर। इसके मतलब क्या निकलता है कि इससे जिसे खतरे का आभास होता है। जब रिस्क नाम आता है कि कहते हैं कि रिस्क मीन्स खतरा है। इट मीन्स चांस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज। और क्या मीनिंग हो सकता है कि जब रिस्क का नाम आया कि हाँ भाई रिस्क मीन्स कुछ गलत परिणाम होने की संभावना है, कोई गलत परिणाम हो सकता है। इट इज द एक्सपोजर टू इवेंट्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। कह रहे हैं कि ये ऐसी घटनाओं के घटित होने से है जिनको निश्चित रूप से प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, कि जिसको एक पूरे कॉन्फिडेंस से या बिल्कुल एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से क्या भाई ये गाड़ी जा रही है, इसका एक्सीडेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं ऐसी घटनाएं जिनको निश्चित तरीके से प्रिडिक्ट ना किया जा सके वो भी रिस्क ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो रिस्क जो है ये इंश्योरेंस में बहुत ही मेन टर्म है, क्योंकि रिस्क के ऊपर ही पूरा इंश्योरेंस सिस्टम जो है रुका हुआ है। फायर रिस्क,
गाड़ी व्हीकल है अगर तो एक्सीडेंट रिस्क, चोरी का रिस्क और तमाम, तो जितने भी टाइप के रिस्क हैं जिनको इंश्योरेंस कवर करता है तो वो सारे रिस्क ही है। मीनिंग ऑफ रिस्क वही चीज है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे कि रिस्क से क्या, अगर कोई घटना घटती है तो उससे क्या होगा, हो सकता है ह्यूमन लॉस हो सकता है ह्यूमन इंजरी हो। तो ह्यूमन इंजरी होगा तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, वहां के एक्सपेंसेस होंगे। अगर ह्यूमन की किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे भी जो वो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी इनकम बंद हो गई, वो फाइनेंशियल। तो कोई भी घटना, कोई भी जो भावी घटना है जिसको कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है वो फाइनेंशियल लॉस से ही संबंधित है। जहां भी रिस्क होगा वहां पे फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है। टाइप ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनेमिक रिस्क, ये सभी सेम है। बिजनेस रिस्क मतलब व्यापार में जोखिम, बिजनेस कोई करता है, इंडस्ट्री लगाया, दुकान खोली, गोडाउन बनवाया, अब उसमें अगर सही तरीके से चलता है सारी चीजें तो अच्छी बात है, लेकिन उसने रिस्क लिया कि बिजनेस करने का। अब अगर सारी चीजें सही चलेंगी तो उसको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वहां भी रिस्क है बिजनेस। उसी तरीके से स्पेकुलेटिव कहते हैं सट्टा, जहां पे गैम्बलिंग जिसको कहते हैं, जहां जुआ मान लीजिए आप हिंदी में, तो वहां पे भी लॉस और प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है। और फिर आता है डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क होता है जैसे कोई इकोनॉमिक चेंज हो गया, कुछ हो गया, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका कहते हैं आउटकम ऑफ एन ऑकरेंस मे बी ए लॉस और प्रॉफिट। तो बिजनेस रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क या डायनेमिक रिस्क, इसका जो आउटकम है, इसका जो परिणाम है, वो परिणाम जो है वो नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। दीज रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, ये जोखिम जो है वो इंश्योरेबल नहीं है, इनका बीमा नहीं किया जा सकता है। तो एक तो बिजनेस रिस्क हो गया। अब दूसरा आता है प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क भी वही सेम है, प्योर रिस्क भी सेम है। इसका क्या है, आउटकम ऑफ एन ऑकरेंस मे बी ओनली लॉस। जो प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क होते हैं, इनके घटित होने से उसका जो परिणाम होगा उससे केवल लॉस ही होगा, कोई प्रॉफिट होने की संभावना नहीं होगी, प्योर रिस्क। दूसरा, ये जोखिम ये इंश्योरेबल है, दीज रिस्क आर इंश्योरेबल। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस रिस्क और प्योर रिस्क। उसमें क्या है कि उसमें जो भी आउटकम होगा, आउटकम में बी ए लॉस और प्रॉफिट, बट इन प्योर रिस्क द आउटकम विल ऑलवेज बी ओनली ए लॉस। आउटकम सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अब बिजनेस रिस्क के कुछ एग्जांपल्स हैं। टेक्निकल, न्यू टेक्नोलॉजी, किसी ने बिजनेस शुरू किया, 2 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके कंपटीटर्स ने नई टेक्नोलॉजी यूज करने लगा, तो जो पुराना मशीन जिसके पास थी उसको नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये रिस्क है कि कहीं नई टेक्नोलॉजी या सोशल कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया। कंज्यूमर पहले जो लाइक करता था उसकी लाइकिंग बदल गई, अब वो दूसरे प्रोडक्ट को पसंद करता है, तो ये सोशल रिस्क बोला जाएगा। फिर इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या, टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, मंदी आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसको इकोनॉमिक रिस्क बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकता है, लड़ाई छिड़ गई या नेशनलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने बैंक का नेशनलाइज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये बिजनेस रिस्क, टेक्निकल रिस्क, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। अदर रीजंस आर बिजनेस रिस्क। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं,
Production may not achieve planned output at the planned cost due to uncertain events such as non-availability of raw materials or increase their cost or labor problems in the form of strikes or work to rule or go slow tactics. और बिजनेस में और किससे नुकसान हो सकता है? रॉ मटेरियल जो है उसको नहीं मिला, या जो रॉ मटेरियल की कास्ट थी वो बढ़ गया, लेबर प्रॉब्लम हो गई, जो इंडस्ट्री थे उसमें स्ट्राइक हो गया, या जो वहां के एम्प्लॉय थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग स्लो टैक्टिक्स अपनाएंगे। तो ये सारे अदर रीजंस हैं बिजनेसेस में। ए फर्म मे फेल टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्लान्ड प्राइस because of competitors' actions in terms of reduced prices or better products or changes in fashion and consumer taste and preference or reduced consumer spending power due to recession, unemployment, etc. कह रहे हैं कि कोई भी फर्म है वो अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाई क्योंकि जो उसके कंपटीटर्स थे उन कंपटीटर्स ने उसकी प्राइस और लो कर दी। तो जो प्लान थी कि हाँ इस प्राइस पे इसको सेल किया जाएगा उस पे नहीं सेल हो पाया, या फिर फैशन में कोई चेंज हो गया, प्रोडक्ट बना लेकिन फैशन में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, या जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर है, खर्चा करने की जो उसकी शक्ति है, वो रिसेशन मंदी की वजह से उसकी अर्निंग कम हो गई। अर्निंग कम होने से कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग पावर थी वो कम हो गई, बेरोजगार भी कारण हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जो बिजनेस रिस्क में फेस करना पड़ता है। बिजनेस कोई भी बिजनेस हो तो ये सारे रिस्क जो है वो फेस करने पड़ेंगे। रिड्यूस प्राइस ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा। एक्सपोर्ट सेल मे बी अफेक्टेड बाय वार, चेंजेस इन एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस, टैरिफ, इंपोर्ट कोटा। अगर एक्सपोर्ट का किसी का बिजनेस है तो वो वार छिड़ जाने की वजह से उसका एक्सपोर्ट का सेल जो है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस है, जो बाहरी जो मुद्रा होती है बाहर का जो उसमें उसके नियम में कोई परिवर्तन हो गया, या इंपोर्ट का जो कोटा है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, तो ये सारी चीजें जो है रिस्क है जो बिजनेस में उठानी पड़ती है। मोस्ट बिजनेसेस डिपेंड अपॉन क्रेडिट फॉर फाइनेंसिंग, सारे बिजनेस अधिकतर जो है वो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्किंग कैपिटल में बी अफेक्टेड इफ बैंक क्रेडिट इज नॉट इजीली अवेलेबल और देयर इज इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। कहें कि अगर वर्किंग कैपिटल में बैंक ने जो है उनको सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंस नहीं किया, तो उसकी वजह से जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ गया तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे बिजनेस रिस्क है, ये सारे बिजनेस रिस्क है। अनदर रिस्क इज द फेलियर ऑफ डेब्टर्स टू सेटल देयर डेब्ट। और क्या हो सकता है कि जो उधार जिन्होंने मान लिया था, जो डेब्टर्स थे, जो ऋणी कहते हैं उनको, उन्होंने समय से पैसा नहीं चुकाया। दिस प्रॉब्लम इज ऑफन एनकाउंटर्ड इन ओवरसीज ट्रेड वेयर द बायर may be unable to pay because of exchange control regulations or other restrictions by the government of his country। कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा होती है जहां पे ओवरसीज ट्रेड होता है। ओवरसीज ट्रेड मीन्स दूसरे देश से जहां पे व्यापार होता है, वहां पे अक्सर जो बायर है वो पैसा नहीं पेमेंट कर पाता है क्योंकि वहां पे जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस है, जो नियम है, वो बदल गया उस कंट्री का, या गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में, ये सारे रिस्क हैं। बिजनेस रिस्क आर आल्सो नोन एज स्पेकुलेटिव रिस्क बिकॉज देयर आउटकम मे बी ए लॉस और ए प्रॉफिट। कह रहे बिजनेस रिस्क को स्पेकुलेटिव रिस्क भी कह सकते हैं क्योंकि स्पेकुलेटिव रिस्क हो या बिजनेस रिस्क, दोनों में लॉस या प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है। अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन वन फर्म मे सफर ए लॉस बट अनदर फर्म मे मेक ए प्रॉफिट। अगर कंपटीशन की बात है
तो कंपटीशन में अगर एक फर्म को नुकसान हुआ क्योंकि उसने जिस प्राइस पे सोचा था अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उस प्राइस पे नहीं सेल हुआ, लेकिन उसी जगह पे जो दूसरा कंपटीटर है उसने सही रेट पे सेल किया कि उसकी जो कास्ट है प्रोडक्ट की उसकी कम आई, उसने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया या किसी भी कारण से, तो वहां पे कहने का मतलब है कि एक जो कंपटीटर था उसको तो नुकसान हुआ लेकिन किसी को फायदा भी हुआ। तो अगर दो कंपटीटर एक को नुकसान होता है तो दूसरे को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों होने की संभावना। क्लोजली रिलेटेड टू स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनेमिक रिस्क, उसी तरीके से जो डायनेमिक रिस्क है वो भी बहुत ही नजदीकी से जो है संबंधित है स्पेकुलेटिव रिस्क से, which arises from the changes that take place in every society। तो डायनेमिक रिस्क क्या है? जो सोसाइटी में चेंज होता है, वही जो ऊपर हुआ इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो है ये डायनेमिक रिस्क में आते हैं। तो इनकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया या नई टेक्नोलॉजी आ गई या पॉलिटिकल कोई चेंज हो गया, गवर्नमेंट बदल गई, तो ये सारे डायनेमिक रिस्क है। तो डायनेमिक रिस्क में भी यही है कि हो सकता है गवर्नमेंट बदली, माहौल अच्छा आ गया तो वहां पे उसको जो डायनेमिक रिस्क का फायदा भी हो सकता है। तो दोनों जो भी तीन रिस्क है, बिजनेस रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क और डायनेमिक रिस्क, तीनों में यहाँ पे ये समझाया गया है कि तीनों रिस्क में लॉस या प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है। Financial market comprises such entities as banks, non-banking finance companies, mutual funds, life and general insurance companies। जो फाइनेंशियल मार्केट की जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो है बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड, जनरल, इन सब सारे से उससे सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। These institutions provide a mechanism for transfer and pooling of savings and deposits and investment of these resources subject to the parameters of safety, return, liquidity, diversity and capital appreciation। कहने ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सुविधा देते हैं जिससे आप अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट उसको सेव कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे जो है जो भी लिक्विडिटी या जो भी रिटर्न की पॉलिसी है, एफडी का रिटर्न है, सेफ्टी है, कैपिटल एप्रिसिएशन, तो ये सब सारी चीजों पे जो बैंक्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं का कंट्रोल होता है। और साथ ही साथ ये लिक्विडिटी भी देते हैं। लिक्विडिटी मीन्स होता है कि जहां पे कैश मनी जो है अवेलेबल है, तो वो लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। These entities are exposed to various risk factors such as recession in the economy, fiscal, monetary and credit policy of the government, improve। कहें कि ये जो एंटिटीज हैं, ये एंटिटीज, ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनको भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे रिसेशन का रिस्क, अगर जो आर्थिक स्थिति है किसी कंट्री की उसमें मंदी आ गया, या गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है उसमें कोई ऐसा बदलाव आ गया, तो ऐसे रिस्क जो है इन इंस्टीट्यूशंस को फेस करने पड़ते हैं। इम्प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक्रीजिंग बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड सो ऑन। अगर जो मैनेजमेंट है उसने अगर कुशलतापूर्वक फंड्स को मैनेज नहीं किया तो उसको क्या हो सकता है कि जो डेब्ट्स है, जो उधारी है, वो बैड डेब्ट में बदल जाएंगे, डाउटफुल डेब्ट हो जाएंगे। जो जिसने उधार लिया वो पैसा नहीं लौटा रहा है, क्यों? क्योंकि जिस समय उधार दिया गया उस समय ये चीजें नहीं देखी गई कि इसकी जो है रिपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है, कैसे पेमेंट करेगा, कितना हो। तो ये सारी जो रिस्क है ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो फेस करते हैं। Business risk normally benefits society and the economy in the long run। यानी कि जो भी बिजनेस रिस्क है वो नॉर्मल तरीके से सोसाइटी को फायदा पहुंचाते हैं और इकोनॉमी लंबे समय में जो देश की इकोनॉमी होती है उसको फायदा पहुंचाते हैं।
but they are generally considered less predictable because they do not occur with any precise degree of regularity. लेकिन कह रहे हैं कि इसका जो प्रिडिक्शन है वो सटीक तरीके से नहीं हो सकता है, मतलब इसको अगर इसका पूर्वानुमान लगाया जाए तो पूर्वानुमान की संभावना इसमें कम पाई जाती है, क्योंकि इनका जो नियम है कि ये कब कब घटित होंगी उसमें कोई सटीक नियम के साथ नहीं होते हैं। अभी आगे जब हम लोग प्योर रिस्क डिस्कस करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा, क्योंकि प्योर रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्योर रिस्क जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कैसे, स्टैटिस्टिक्स से, जो डाटा है पिछले अनुभव का, पिछले जो लॉसेज हुए पिछले 10 साल 20 साल में, उनके आधार पे प्रिडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस रिस्क को इस मामले में संभावना कम मानी जाती है उसके अनुमान लगाने की, यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है वो लेस पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क आर जनरली अनइंश्योरेबल बिकॉज इंश्योरर्स डू नॉट हैव sufficient knowledge of the various factors which affect such losses. इसलिए क्या बिजनेस रिस्क जो है वो नॉर्मली जो है अनइंश्योरेबल होता है, वो बीमा करने योग्य नहीं होता, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है कि किन कारणों से लॉस होने की संभावना है। इतने टाइप के बिजनेस है तो सारे टाइप के बिजनेसेस का ये पता होना है कि हाँ भाई किस कारण से नुकसान हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ये जो रिस्क है वो अनइंश्योरेबल है, बीमित योग्य नहीं है। स्पेकुलेटिव और बिजनेस और डायनेमिक रिस्क आर कंट्रोल्ड बाय जनरल मैनेजमेंट। इसलिए कहें जो बिजनेस रिस्क है या इस टाइप के रिस्क है उसको जो सामान्य मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है, उनके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छे मैनेजर्स रखे जाएंगे, अच्छे तरीके से सारी जो अकाउंट्स की है, उनकी बुक कीपिंग है, ये सारी तरीके से जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। इन ऑल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे किसी भी जो इकोनॉमिक इंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें जो इतने सारे रिस्क हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लेबर ठीक से काम करे, जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो ठीक ठाक से, तो इतने सारे रिस्क को फेस करने के बाद कोई इंटरप्राइज को अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, इस सारे रिस्क को बियर करने का जो रिवार्ड है, दैट रिवार्ड इज नोन एज प्रॉफिट। समझ रहे कि वो जो सारे रिस्क को जो बियर किया गया और उसको मैनेज किया गया, उसका एक रिवार्ड मिला, दैट रिवार्ड इज नोन एज प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो सबसे पहला तो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि उसका क्षेत्र बढ़ा दिया जाए। डाइवर्सिफिकेशन उसको उसका जोग्राफिकल एरिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, यानी उसको बढ़ा दिया जाए। देयर आर लेस चांसेस ऑफ लॉस टू ए मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वाइड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन ऑफ वन हु कंसंट्रेट्स ऑन सिंगल प्रोडक्ट। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट खाली बनाता है, तो उसके मुकाबले में वो मैन्युफैक्चरर जो 10 प्रोडक्ट बनाता है उसको नुकसान होने की संभावना कम है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है डाइवर्सिफाई है। वो नहाने का भी साबुन बनाता है, डिटर्जेंट पाउडर भी बनाता है, डिटर्जेंट लिक्विड भी बनाता है, कपड़ा धोने का साबुन लो, तो उसका, और एक जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ नहाने का साबुन बनाता है। तो यही कहते हैं उसने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो नंबर एक, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए गए। एक ये तरीका है बिजनेस को मैनेज करने का। दूसरा कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया।
जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया। वो कैसे? इफ बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, लॉसेज इन वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड मे बैलेंस बाय द प्रॉफिट इन अदर एरियाज। अब कोई मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ इंडिया में जो है सप्लाई करता है, या केवल एक इंडिया के एक स्टेट में सप्लाई करता है, और दूसरा मैन्युफैक्चरर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो जिसका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है उसको नुकसान होने की संभावना कम होगी, क्योंकि अगर एक एरिया से उसको लॉस हुआ तो हो सकता है कि दूसरे एरिया से उसको प्रॉफिट हो और उसको जो है कंपेंसेट हो जाए। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको भी डाइवर्सिफाई करके बिजनेस को मैनेज किया जाता है। फिर आता है लार्जर कैपिटल। यहाँ पे भी वही डाइवर्सिफिकेशन से, क्योंकि जो कैपिटल है वो बड़ा कैपिटल है और एक जो छोटा कैपिटल है। तो जो बड़ा कैपिटल है तो वहां पे बिजनेस को लॉस होने की संभावना कम होगी इन कंपेरिजन ऑफ स्मॉल कैपिटल। जैसे कोई ए सोल प्रोप्राइटर मे एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद अदर्स सो दैट लॉसेज एंड प्रॉफिट्स आर स्प्रेड ओवर ए वाइडर फील्ड। अब कोई सोल प्रोप्राइटर क्या होता है कि जो एक अकेला मालिक होता है। अब वो मालिक को अगर नुकसान होगा, फायदा होगा तो उसी को होगा। लेकिन जब वो पार्टनरशिप में चला गया, अब उसमें उस बिजनेस में 4 पार्टनर भी हो गए। तो जब 4 पार्टनर हो गए तो अगर कोई लॉस होगा तो उसको लॉस जो पार्टनर जिस 4 पार्टनर उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो बड़े बिजनेस है उनको मैनेज किया जाता है। फिर आता है रिसेशन फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कह रहे जब प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है कि जो समृद्धि, हिंदी वर्ड है समृद्धि, कि अगर कोई भी कंट्री प्रॉस्पर कर रही है, ग्रोथ कर रही है, या कोई बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, तो लगातार ग्रो करते करते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जहां पे थोड़ा रिसेशन शुरू हो जाता है, यानी एक सैचुरेशन पॉइंट उसको आप कह सकते हैं। तो वहां पे फिर 1 साल 2 साल जो है थोड़ा जितना प्रॉफिट जितना ग्रोथ हो रहा था उतना ग्रोथ नहीं होता है किसी भी कारण से। तो वहां पे कह रहे कैसे मैनेज किया जाएगा? टू मैनेज दिस रिजर्व फंड्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी यूटिलाइज्ड इन रिसेशन पीरियड। तो ऐसे कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? इसको कि जब प्रॉफिट हो रहा था कोई भी बिजनेस को, तो उस प्रॉफिट के समय कुछ रिजर्व फंड बनाया जाता है कि कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का रिजर्व फंड में डाल दिया जाता है, और उस रिजर्व फंड का यूज तब किया जाता है जब रिसेशन पीरियड होता है, मंदी का जब दौर होता है, तो उस रिजर्व फंड से जो भी लॉसेज हैं उनको पूरा किया जाता है। तो ये मोटे मोटे चीजें बताई गई हैं, 4 चीजें कि हाँ बिजनेस को कैसे मैनेज किया। तो बिजनेस रिस्क जो है इस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क ऑकर with a degree of regularity over a period of time। कहेंगे जो प्योर रिस्क, शुद्ध जोखिम जिसको कहते हैं, इसमें क्या फर्क है कि ये एक निश्चित समय के बाद ये घटित होते रहते हैं, इनकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है। प्योर रिस्क आर प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन पास्ट लॉस एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लॉज एंड टेक्निक्स। कहें कि जो पिछला अनुभव है और जो स्टैटिस्टिकल डाटा है और जो नियम है उसके आधार पे इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इनका प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि बिजनेस रिस्क में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका स्टैटिस्टिकल डाटा हो या कोई चीज ऐसी हो कि जो पिछले लॉस एक्सपीरियंस के से जो है उसको कंट्रोल किया जाए। भाई 2 कंपटीटर है, एक कंपटीटर को नुकसान हो रहा है, एक कंपटीटर को फायदा हो रहा है, तो कैसे वहां पे कोई चीज या कोई रूल या कोई नियम वहां पे कैसे अप्लाई हुए? नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क की खासियत ये होती है कि इनको
जो पिछले नुकसान के अनुभव हैं उनको देखते हुए फिर जो डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसके आधार पे और नए नए टेक्निक का यूज करके जो प्योर रिस्क है उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। टाइप ऑफ प्योर रिस्क, सबसे पहले आता है केमिकल रिस्क। केमिकल में क्या क्या आएगा? केमिकल रिस्क कहते हैं कि जहां पे केमिकल रिएक्शन होता हो, जैसे फायर। फायर कभी भी नहीं होगा जब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई काफी इनफ्लेमेबल चीज भी पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी, लेकिन कब उसमें फायर होगा? जब बाहर से कोई उसमें माचिस की तीली लगा देगा तो आग लग जाएगी। तो जहां पे ये रिएक्शन होता है उसको केमिकल रिस्क बोलते हैं। कोई भी रिस्क जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसको केमिकल प्योर रिस्क में के रेंज में वो आएगा। एक्सप्लोजन भी है। एक्सप्लोजन भी तभी होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन हो। कोई केमिकल रिएक्शन होगा तभी विस्फोट होगा। और फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल। नेचुरल रिस्क क्या हो सकता है? प्योर रिस्क। नेचुरल रिस्क साइक्लोन, बाढ़, भूकंप आ गया, ठीक है ना, तो ये सारे नेचुरल प्योर रिस्क हैं। फिर सोशल प्योर रिस्क क्या हो सकता है? राइट, स्ट्राइक, चोरी करना, फ्रॉड, नेग्लिजेंस, ये सामाजिक कुरीतियां हैं समझिए। तो ये जो है ये सोशल प्योर रिस्क है। फिर टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में मशीनरी ब्रेकडाउन, कोई मशीनरी चल रही, मोटर जल गया, तो ये सारे जो है प्योर रिस्क। पर्सनल रिस्क, पर्सनल रिस्क में डेथ है, डिसेबलमेंट है, सिकनेस, एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, डेथ हो गई, या कोई आदमी बीमार पड़ गया, तो ये सारे पर्सनल, तो ये 4-5 जो है ये प्योर रिस्क के जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए? रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए? क्या कहते हैं? रिस्क में बी मिनिमाइज आर एलिमिनेटेड थ्रू बेटर मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि रिस्क को मिनिमाइज, जो भी प्योर रिस्क है उसको अच्छे तकनीकी का यूज करते हुए, अच्छे प्रबंधन का यूज करते हुए इसको कम किया जा सकता है, या लेकिन अब यहाँ के आर एलिमिनेट भी किया जा सकता है, लेकिन तब भी एक्सीडेंट होने की संभावना 100% नहीं खत्म होगी। सारी मशीनरी मेंटेन है, सारी चीजें टाइम पे उसका ओवरहॉलिंग होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, तो क्या होगा? मोटर जलने की संभावना 80% कम हो जाएगी, 90% कम हो जाएगी, 95% कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाए 100% कम हो गई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मशीनरी है, वो नुकसान उसमें हो सकता है। दूसरा क्या है? इंप्रूवमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। भाई बताया कि प्लांट मशीनरी में इंप्रूवमेंट किया जाए। चेंज इन प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसमें परिवर्तन किया जाए। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बजाय बॉयलर के यूज करने के, क्योंकि बॉयलर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है, बॉयलर के बजाय इलेक्ट्रिसिटी यूज के। बॉयलर क्यों यूज होता है? बॉयलर यूज होता है कि बॉयलर से स्टीम जनरेट होता है। स्टीम जो है कोई भी मशीनरी है उसको चलाने के काम में आती है, तो हम क्या उस मशीन को चलाए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, तो वहां पे प्रोसेस का चेंज हुआ, लेकिन रिस्क फैक्टर कम हो गया। फिर आता है पर्सनल इंजरीज मे बी रिड्यूस्ड बाय सेफ्टी मेजर्स सच एज फेंसिंग ऑफ मशीनरी। जो पर्सनल इंजरीज हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसमें फैंस होते हैं, बड़े बड़े पंखे चलते हैं, तो उनकी फेंसिंग की जाए जिससे उसके टच में कोई ना आने पाए। फिर आता है डैमेज टू गुड्स इन ट्रांजिट मे बी रिड्यूस्ड बाय बेटर मेथड ऑफ पैकिंग। कह रहे हैं अगर कोई सामान जो ट्रांजिट में है उसके अच्छी पैकिंग करके उस सामान के नुकसान होने से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स एक्सीडेंट्स डू ऑकर। कह रहे सारे जो नियम है, सारे उपाय किए जाने के बाद भी एक्सीडेंट होते हैं। जैसे a motorcyclist may maintain his vehicle in good condition and drive very carefully and yet may be knocked down by another vehicle whose driver loses control। कह रहे कोई भी है मोटरसाइकिल चलाता है, वो अपने मोटरसाइकिल को अच्छे कंडीशन में मेंटेन रखता है, ड्राइविंग भी बहुत ही केयरफुली करता है, लेकिन क्या होगा?
दूसरे गाड़ी का जो ड्राइवर है वो उसको चोट पहुंचा सकता है, नॉक कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ नो स्मोकिंग रूल ए वर्कर मे केयरलेसली थ्रो ए लाइटेड सिगरेट विच मे काज ए फायर इन गोडाउन। कोई गोडाउन है वहां पे जो सिगरेट पीना मना है, लिखा रहता है ना धूम्रपान निषेध, लेकिन उसके बाद भी कोई वर्कर है उसने सिगरेट पिया और जलता हुआ सिगरेट जो उसने गोडाउन में कहीं फेंक दिया, उसकी वजह से आग लग गई। तो ये सारे नियम होने के बाद भी जो एक्सीडेंट है जो वो उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा known as act of God perils are outside of human control। जो ईश्वरीय आपदा है, दैविक आपदा बोलते हैं, उनको नहीं कम किया जा सकता है, क्योंकि बाढ़ कब आ जाएगा, तूफान कब आ जाएगा, इसको कोई नहीं जान सकता। अर्थक्वेक, ये सारी चीजें जो है वो दैविक आपदा है। The term pure risk is used to designate those situations where the occurrence of the event results in a loss as distinguished from a speculative risk where the outcome may be a loss of profit। करें अब ये जो टर्म प्योर रिस्क, इतने एग्जांपल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, ये उन्हीं सिचुएशंस को बताता है कि जहां पे कोई भी जोखिम घटित होने से जो भी है सिर्फ नुकसान होने की संभावना है, उसका जो परिणाम होगा वो सिर्फ लॉस होगा। यही जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्पेकुलेटिव रिस्क या बिजनेस रिस्क से इसको अलग बनाता है, क्योंकि बिजनेस रिस्क या स्पेकुलेटिव रिस्क में लॉस या प्रॉफिट दोनों होने की संभावना है, लेकिन प्योर रिस्क के घटित होने से सिर्फ लॉस होने की संभावना है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है। प्योर रिस्क आर आल्सो नोन एज स्टैटिक रिस्क एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डायनेमिक रिस्क। इसको स्टैटिक रिस्क भी बोलते हैं, जो डायनेमिक रिस्क से अलग है, डिफर करता है। दे आकर इंडिपेंडेंटली ऑफ डायनेमिक रिस्क, ये जो है स्वतंत्र है या स्वतंत्रता खुद ही जो है घटित होते हैं। लॉसेस बाय दीज रिस्क में आकर इवन इफ देयर वेयर नो चेंजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सारी चीजें सही है, तभी नुकसान हो गया। These losses arise from causes other than changes in economy such as perils of nature, human behavior, negligence, dishonesty, right? तो ये सारे जो है ये स्टैटिक रिस्क है, लेकिन कोई ऐसा डायनेमिक रिस्क में कोई चेंज नहीं हुआ कि जिससे कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन बदल गया हो या रिसेशन आया हो, लेकिन ये जो नेग्लिजेंस या डिसऑनेस्टी है इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ये सारे स्टैटिक रिस्क हैं। प्योर रिस्क आर स्टैटिक रिस्क आकर विद ए डिग्री ऑफ रेगुलरिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड एज द रिजल्ट दे आर जनरली प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लॉज एंड टेक्निक। कहने की जो प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क होते हैं, इनके घटित होने की एक नियम होता है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, किसके आधार पे, पिछले जो नुकसान हुए हैं पिछले अनुभव के आधार पे, और जो स्टैटिस्टिकल लॉज है, डाटा है, और जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दैट मीन्स कि प्योर रिस्क को अनुमान लगाना डायनेमिक रिस्क या बिजनेस रिस्क के कंपैरिजन में संभव है। बिजनेस रिस्क को अनुमान लगाना उसमें कम संभावना है उसकी।